ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 13th डे है और हमेशा की तरह जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाएंगी, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपनी घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपनी डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस को सर्च करना है और वहाँ और वो चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको सभी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी और इसमें बहुत सारे जो है फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इन नंबरों पर फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सावित्री बाई फुले इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन स्टेटस इन इंडिया। भारत में महिलाओं की स्थिति के उत्थान में सावित्री बाई फुले की भूमिका पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सावित्री बाई फुले हैं उनका जन्म जो हुआ था वो 3 जनवरी 1831 में हुआ था। ठीक है, और इस साल जो है उनकी 189th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी और इस मौके पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है इनको ट्रिब्यूट पे की थी। ठीक है, इनको श्रद्धांजलि दी थी। तो इस वजह से जो है ये जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सावित्री बाई फुले जो है उनका क्या योगदान रहा है वुमेन अपलिफ्टमेंट में, महिला सशक्तिकरण में। तो इसलिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूरा देख लेंगे। तो अगर हम सावित्री बाई फुले के बारे में जानना चाहें तो हम सबसे पहले कहेंगे कि ये एक मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, आधुनिक नारीवादी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं सदी में जो है जो महिलाओं की जो स्टेटस था वो बहुत ही दयनीय था। बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ थी जिसका कि महिलाओं को सामना करना पड़ता था, जैसे कि पर्दा सिस्टम हो गया, सती प्रथा हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो गया, विडो रीमैरिज का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था। जितनी भी विधवाएं थी उनको समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी जिनको कि वुमेन को जो है सामना करना पड़ता था। तो इन सब से जो है सावित्री बाई फुले जो है वो बहुत लड़ी थी और उन्होंने जो वुमेन का जो पूरा स्टेटस है उनके उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। तो इसलिए उनको जो है मॉडर्न फेमिनिस्ट का नाम दिया जाता है। वो एक सोशल रिफॉर्मर थी, समाज सुधारक थी। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो समाज में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है उन्होंने वो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसलिए उनको एक समाज सुधारक भी कहा जाता है। दलितों की शिक्षा के लिए, वुमेन की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे जो कि हम अभी आगे भी देखेंगे। तो इसलिए उन्हें एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। ये पहली ऐसी महिला शिक्षक थी जिन्होंने महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया था और उन्होंने महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा जागरूक किया था कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके जो है उनकी डिग्निटी के लिए, उनके जो समाज के अन्य मुद्दे हैं, उनको जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा जागरूक किया था। और वो ऐसा काम करती थी लिख कर, ठीक है, अपने लेखन से वो कविताएं लिखती थी, उसको अपनी कविताओं को लिख के, स्टोरीज़ लिख के, बुक लिख के जो है वो महिलाओं को जो है वो अवेयर कराती थी कि उनके जो है क्या क्या अधिकार है समाज में। तो अगर हम बात करें कि उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर मुख्य योगदान क्या है महिलाओं के स्टेटस के उत्थान में, तो वो अब हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने पति के साथ जो है जो कि ज्योतिबा फुले हैं, जो कि एक समाज सुधारक थे, ठीक है, उनके साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। ठीक है, लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल खोला गया है वो सावित्री बाई फुले और उनके हस्बैंड के द्वारा ही खोला गया था और वो खोला गया था 1848 में पुणे में।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे उस टाइम पे जबकि लड़कियों को शिक्षा के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं किया जाता था, लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, उनको ज़रूरी ही नहीं समझता था कि लड़कियों के लिए शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिलक जैसे जो ग्रेट लीडर्स हैं, उनका भी ये मानना था कि अगर जो महिलाओं को शिक्षित किया जाए या फिर जो नॉन ब्राह्मण्स है, ग्रैंड ब्राह्मण को अगर शिक्षित किया जाए तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो अगर जहाँ जिस समाज की इस तरीके की अगर सोच है, तो वहाँ पर वो लड़कर उन्होंने जो है महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, दलितों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, और उन्होंने जो लड़कियों के लिए एक भारत का जो है पहला स्कूल खोला था। उन्होंने लिटरेसी मिशन की शुरुआत की थी इंडिया में 1854-55 में। 1854-55 में भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत की थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर महिलाओं को उत्थान के लिए काम करना है, अगर दलितों के उत्थान के लिए काम करना है, अनटचेबल्स को अगर इक्वल फुटिंग में लाना है, समाज के इक्वल फुटिंग पे लाना है, तो ज़रूरी है कि उनको शिक्षित किया जाए। उनको शिक्षित करके ही उनको सशक्त किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो है लिटरेसी मिशन पर जोर दिया, और उसको जो है लिटरेसी मिशन की शुरुआत उन्होंने की सन 1854-1855 में। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की शुरुआत की, हम कह सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की 1873 में पुणे में। ठीक है, 1873 में पुणे में ही उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसका काम था कि अनटचेबल्स जो हैं उनके शिक्षा के लिए इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। जो लो क्लास हैं, दलित फैमिलीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। वुमेन की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, और उन लोग को बताया था कि उन लोग का किस तरीके से समाज में शोषण कर रहे हैं लोग, उसके लिए उन लोग में जागरूकता फैलाई थी। इन्होंने यहाँ पे सत्यशोधक समाज जो था, इसमें सत्यशोधक विवाह पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, जिसमें कि जो है दहेज जो है उसके लेन देन में जो है वो पूरी तरीके से उसको प्रतिबंध लगाया गया था। और ये जो जितने भी सत्यशोधक विवाह जो होते थे, वो जो है उसमें जो जैसे कि जो ब्राह्मण्स जो होते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे एक नए तरीके से जो है समाज के सामने एक पूरी नई प्रणाली सिस्टम जो है उसको रखा था सत्यशोधक समाज के ज़रिए। महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी 1853 में। ठीक है, इसको 1853 में इसकी शुरुआत की गई थी, महिला सेवा मंडल। यहाँ पे उनको महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के बारे में बताया गया था, उनकी डिग्निटी, उनके सम्मान के बारे में बताया गया था, उनको और सामाजिक मुद्दे जो हैं उनके बारे में उनको अवेयर कराया गया था महिला सेवा मंडल के द्वारा। सेटअप बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी इन्होंने। उसमें क्या था कि जितने भी जो गर्भवती बलात्कार की जो विक्टिम्स होती हैं, या फिर जो गर्भवती जो विधवाएं होती हैं, ब्राह्मण्स जो विधवाएं होती थी गर्भवती, उनको बहुत ही बुरी नज़रों से देखा जाता था। तो उनके लिए इन्होंने जो है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की जो है उसकी स्थापना की थी। शेल्टर होम बनाया था उन्होंने विडोज़ के लिए 1854 में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है वुमेन को स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको खुद को सशक्त, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और इसी के चलते जो उनका जो कार्य था वो सबके नज़रों के सामने आया, और इसी के चलते 1852 में, ठीक है, इसी के चलते 1852 में जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उसको सम्मानित किया था। और उनके कार्य से लोग इतना प्रभावित हैं, आज भी इतना प्रभावित हैं कि 2014 में जो महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का नाम बदल के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी रख दिया, और उनके नाम पर आज भी बहुत सारे पुरस्कार जो हैं वो दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है उस टाइम पे, जबकि जो महिलाओं की शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। जब भी वो स्कूल जाती थी, वो एक शिक्षिका थी, जब भी वो स्कूल जाती थी तो उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, और वो इसलिए जो है एक्स्ट्रा एक अपने लिए साड़ी जो है वो कैरी करती थी, जो कि स्कूल में जाके वो जो है वो जो दूसरी साड़ी थी वो पहन लेती थी। तो इस तरीके की समस्या का सामना करते हुए जो है उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनको सशक्त करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो
तो यहाँ पे हमने बात की है फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में जो इंडिया है उसको 8वीं बार गैर स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकारा गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको वो पद दिया गया है अगले 2 साल के लिए, जो कि 1 जनवरी 2021 से जो है वो उसका कार्यकाल शुरू होगा, और 2021 और 2022 तक जो है इंडिया वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बन के रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स का पूरा जो मैटर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है कि इसकी अगर इंडिया वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो चुना गया है तो इससे उसका क्या महत्व है। तो अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है, उसके हम रोल के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएन सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए भारत के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर यूएनएससी है क्या, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन यूनियन जो है, उसके जो 6 भाग है उसमें एक ही जो है उसमें की ही एक बॉडी है ये, ठीक है, उसी में का एक निकाय है क्या, यूएनएससी, जिसकी की शुरुआत जो है इसका गठन जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, और इंडिया जो है वो इसके एक फाउंडर मेंबर है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो 15 मेंबर्स इसमें होते हैं, जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं, वो हैं ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना। और जो इसके जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल पर जो है चुने जाते हैं, और जिनका कार्यकाल जो है वो 2 साल का होता है। और हम देखें तो हाल ही में भारत को 8वीं बार एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये यूएन की इकलौती ऐसी बॉडी है जो कि उसके मेंबर के लिए कोई भी बाइंडिंग रेजोल्यूशन लेकर आ सकती है, एक बाध्यकारी प्रस्ताव लेकर आ सकती है अपने सदस्य राष्ट्रों के लिए, ठीक है। ये केवल यूनाइटेड नेशन की इकलौती ऐसी बॉडी है जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशन लेकर आ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसकी रोल क्या है, इसके फंक्शन क्या है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी क्या भूमिका है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसका काम क्या है। इस संयुक्त राष्ट्र परिषद का सबसे बड़ा काम है कि दुनिया में जो है शांति और सुरक्षा को कायम करना। किसी भी तो हम बात करेंगे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है यूएनएससी जो है वो काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कहीं पे भी जो है कोई भी विवाद हो रहा है, विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, तो उस ऐसी स्थिति के लिए जो है उसकी जांच करना, और अगर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय अशांति को जन्म दे सकती है, तो उस ऐसी स्थिति को या ऐसे विवाद की जांच करना और उसके लिए जो है अपनी जो है पूरी योजना बनाना। तो ऐसे विवादों के निपटान के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या उसकी जो है उसको किस तरीके से उसका सेटलमेंट किया जाएगा, उस डिस्प्यूट्स का उस तरीक़ों की भी सिफारिश करने का काम किसका है, वो है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके बाद हम देखते हैं टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल अपने रेजोल्यूशन के थ्रू उसको लागू करती है। किसी भी नए मेंबर को जोड़ना है तो उसकी भी सिफारिश करने के लिए जो काम किसका होता है वो यूएनएससी का होता है। महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का काम भी किसका होता है, वो इसके मेंबर्स का होता है। अपने इसके चार्टर में क्या बदलाव लाना है इसका भी काम होता है यूएनएससी का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करने में भी इसका बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जितने भी स्ट्रेटेजिक एरियाज है, रणनीतिक क्षेत्र हैं, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप कार्य को करने की भी भूमिका ये निभाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अस्त्र शस्त्र है उसको विनियमित करने के लिए भी योजना तैयार करता है। टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स। इसके बाद
हम देखते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई अशांति या आक्रामकता का जो अगर कोई खतरा हो उत्पन्न होता है उसको, तो उसको डिटरमिन करना, उसको भापना और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसकी भी पूरी प्लानिंग करना, या फिर हम कह सकते हैं उसका भी पूरा योजना बनाने का काम जो है वो यूएनएससी का है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत ही वो उसका सबसे अहम कार्य क्या है, वो है इंटरनेशनल पीस को कायम करना। ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है बहुत सारे अपने जो है शांति अभियानों को अंजाम दिया है, जैसे कि नामीबिया में, सूडान में, कॉन्गो में, बॉस्निया में, रुवांडा में, सोमालिया में, कुवैत में। तो इस जगह इन्होंने जो है शांति अभियानों को भी अंजाम दिया है। इसके बाद अब बात करेंगे कि रोल ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, मतलब कि गैर स्थायी सदस्यों की यहाँ पर क्या भूमिका है। और जब हम गैर स्थायी सदस्यों की भूमिका समझेंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इंडिया का यहाँ पर क्या महत्व है। अगर वो यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बनकर आया है तो वहाँ पे इंडिया का क्या महत्व है, हम वो इसी के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्रॉ अटेंशन टू इश्यूज इम्पॉर्टेंट टू देम। तो जितने भी उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि जितने जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें जो है जितने भी उसके सदस्य होते हैं उनकी मंथली प्रेसिडेंसी होती है। एक महीने जो है वो कोई और उसके पूरे प्रेसिडेंसी जो है वो एक राष्ट्र करता है और अगले महीने जो है उसकी प्रेसिडेंसी दूसरा राष्ट्र करता है। और ये जो प्रेसिडेंसी होती है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में चलती है। तो यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंसी जिसके हाथ में भी प्रेसिडेंसी है, जिस भी राष्ट्र के हाथ में, तो उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उस पर जो है वो ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण, या फिर हम कह सकते हैं ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो जो इसके साथ जो इंडिया की जो टेंशन चल रही है नेपाल के साथ, चाइना के साथ, तो उसकी तरफ जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो जो है वो सबका ध्यान आकर्षित कर सके। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ भी जो है ध्यान आकर्षित करने का, इंटरनेशनल लेवल पे ध्यान आकर्षित कराने का जो है इंडिया के पास बहुत बड़ा अवसर है। तो इसलिए हम जो भी जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको जो है वो अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितने भी गैर स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो का सामूहिक अधिकार होता है। इसका क्या मतलब है? वीटो का सामूहिक अधिकार होने का मतलब कि जब भी कोई रिजोल्यूशन यूएनएससी में लाया जाता है तो ज़रूरी है कि परमानेंट मेंबर्स के साथ साथ 7 नॉन परमानेंट मेंबर्स की भी उसकी सहमति होनी ज़रूरी है, तभी कोई भी डिसीजन को फाइनलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी जो वीटो का जो सामूहिक अधिकार है उसमें भी जो है इंडिया जो है वहाँ रहकर जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 370 को जब इंडिया से हटाया गया था, ठीक है, आर्टिकल 370 को जब इंडिया से हटाया गया था तो उसके बाद जो है जो पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था कि इस मुद्दे को जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए, यूएनएससी में उठाया जाए, और उसने चीन की मदद से ऐसा किया भी। तो जिसकी की बैठक हुई थी बंद कमरे में, और जो चाइना है उसने बताया था कि जो कश्मीर में के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हालात हैं। तो इंडिया जो है अगर वहाँ पर अपनी सीट को अगर उस सीट पर है तो वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वहाँ पर जो है अपने हक में जो है पूरा जो रिजोल्यूशन है या फिर जो इतने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको अपने हक में कर सकता है। सीमित स्थायी सदस्यों का सामूहिक अधिकार, कलेक्टिव राइट्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जितने भी जो वहाँ के परमानेंट मेंबर्स है, जैसे कि हमने बात की जो यूएस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, ठीक है, ये जो 5 परमानेंट देश हैं इनके पास वीटो पावर होती है, और लेकिन इनके जो वीटो पावर है ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई भी प्रोसीजरल होता
होता है या फिर इंटरनल फंक्शनिंग के लिए जो है ज़रूरी है कि जो है टोटल अगर कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाए, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि टोटल 9 मेंबर्स की सहमति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो गैर स्थायी मेंबर हों या फिर वो स्थायी मेंबर हों। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। गैर स्थायी सदस्य भी यूएनएससी की समितियों और कार्य समूह की अध्यक्षता करते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, वो जो कमिटीज़ होते हैं यूएनएससी की, जैसे कि एंटी टेररिस्ट कमेटी है, नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी है, तो ऐसी जो कमिटीज़ होती हैं उनकी अध्यक्षता जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी करते हैं। तो अगर उनके मेंबर्स जो होते हैं, ऐसे कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो अगर इंडिया ऐसे किसी कमेटी का पार्ट है जैसे कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का, तो वो जो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक ख़तरा हो सकता है। उसकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको कंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंडिया जो है एक अहम भूमिका निभा सकता है। और हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन परमानेंट मेंबर्स में शो देयर रेस्पेक्टिव कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल क्राइसिस। जो भी गैर स्थायी सदस्य होते हैं वो वैश्विक संकट के संबंध में अपनी संबंधित चिंताओं को दिखा सकते हैं। जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस के लिए कोई भी अगर रिजोल्यूशन लाया जाता है तो वो परमानेंट मेंबर्स के द्वारा ही लाया जाता है, लेकिन जब वो रिजोल्यूशन लाया जाता है तो नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास एक मौका होता है कि अगर उनको उससे संबंधित कोई भी संकट है या फिर उनका कोई भी कंसर्न है तो उसको वो जो है सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट चेंज का कोई मैटर है या फिर ऐसा कोई भी मैटर है ग्लोबल क्राइसिस का जिससे कि इंडिया को बहुत ही ज़्यादा संकट है, जैसे कि पीस कीपिंग फोर्सेस हैं जहाँ पे कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो वहाँ पर अगर इंडिया के कोई भी कंसर्न है तो इंडिया वहाँ पे यूएनएससी के सामने जो है समक्ष जो है अपने कंसर्न्स रख सकता है, अपनी जो है संबंधित चिंताएँ जो हैं उसको रख सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का जो पूरा जो 2 साल का जो कार्यकाल है उसमें वो क्या क्या कर सकता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो इंडिया जो है वो उसने जब अपनी जो मेंबरशिप है उसको बनाए रखने के लिए, उसको जीतने के लिए उसने जो है एक ब्रोशर को तैयार किया था और जिसको कि उसमें उसने नॉर्म्स का नाम दिया था जो कि कहलाता है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, मतलब कि एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नई दिशा। और इसके बाद जो है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल के लिए जो है वो इस नॉर्म्स के आधार पर ही जो है ये जो नॉर्म्स हैं इसको पूरा करने के लिए जो है वो कमिटेड है। इसके अंतर्गत जो है 5 प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। पहली प्रायोरिटी है प्रगति के लिए नए अवसर। ठीक है, अब इंडिया की प्रगति के लिए कौन कौन से नए अवसर जो हैं ढूंढने हैं, वो वहाँ पे जो है अपनी एक गैर स्थायी मेंबर जब है वो, तो वहाँ पर वो बैठ के अपने प्रगति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को खोजेगा। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी प्रतिक्रिया। ठीक है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगा। उसके लिए जो है अपना जो उसके जो कंसर्न्स हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, उसको वहाँ पर वो जो है उसको सभी के जो उसके कंसर्न्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इंडिया का जो रोल है वो पीस कीपिंग रोल जो है वो हर तरीके से वो जो है टेररिज्म को जो है वो मिटाने की कोशिश करता है इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया जो है वो एक शांति प्रिय देश है और हर तरीके से टेररिज्म को जो है वो मिटाने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो टेरर फंडिंग एक्टिविटी है, उसको कंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इंडिया जो है वो बोल सकता है कि इंडिया को जो पाकिस्तान को कि अपने जो उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको गिव अप कर दे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने के लिए जो है पाकिस्तान के लिए वो है जो है ऐसे मुद्दे उठा सकता है।
इसके बाद हम देखते हैं मल्टीलेटरल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह जो है वो काम करेगा, और उस जो इंक्लूसिव लीडरशिप है पूरी जो यूएनएससी की जो है, IMF की या WHO की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम करेगा। ठीक है, मल्टीलेटरल सिस्टम बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करने के लिए भी इंडिया जो है वो कमिटेड है। नेक्स्ट इज जो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भी इंडिया जो है वो कमिटेड है, प्रमोट टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन टच। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इन इंडो चाइना टेंशन। भारत चीन तनाव में एक किरण की उम्मीद की तरह हम देख सकते हैं जो इंडिया की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना जो है वो परमानेंट मेंबर तो है यूएनएससी का, लेकिन जो इंडिया के पास अब एक मौका है, एक अवसर है कि वो कोई भी कंक्रीट और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन जो है वहाँ पर ले सके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसे मुद्दे को उठा सके जिससे कि एक ठोस और जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है एक कोई एक्शन जो है लिया जा सके चाइना की जो टेंशन है उसके अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि शोज इंडियाज ग्रोइंग क्रेडेंशियल। इंडिया की ग्रोइंग क्रेडेंशियल के लिए इंडिया की बढ़ती साख को भी ये दिखाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है इसको 8वीं बार जो है गैर स्थायी मेंबर की तरह चुना गया है, और इंडिया को जो है 184 वोट्स मिले थे 192 वोट्स में से। तो ये हमें दिखाता है कि इंडिया की किस तरीके से साख बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है भारत का दुनिया भर का जो समर्थन प्राप्त है, ये हमें दिखाता है, और ये दिखाता है कि जो दुनिया भर में जो भारत पे लोग जो है जितने भी राष्ट्र हैं वो उस पर विश्वास करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन ये जो जितने भी जो ये अगर हम देखें तो अगर इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर वहाँ पे बन के रहता है तो ये अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी आगे जो है वो कार्य कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि 8वीं बार चुन के आया है नॉन परमानेंट मेंबर की तरह, तो इंडिया जो है अपनी जो उसके जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो बहुत साल से कोशिश कर रहा है उसके दावे को भी और जो है वो मजबूत कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि G4 जो है जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया, ये चारों ही बहुत टाइम से जो है वो परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, और इन चारों को ही एक दूसरे देश का जो है समर्थन प्राप्त है। तो इस तरीके से जो इंडिया जो है अपने जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको और मजबूत, उसके दावे को और मजबूत कर सकता है वहाँ पर रहकर। लेकिन ये जो पूरे जो लेकिन अगर ये जो हमने बात की ये बहुत ही जो है इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि वहाँ पर चाइना की प्रेजेंस है और चाइना एक परमानेंट मेंबर है। तो वहाँ पर जो इंडिया के लिए जो ये एक राह है वो बहुत ही आसान नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, टेररिज्म के, पाकिस्तान जो है वो चाइना को पाकिस्तान का जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, वो वहाँ पर स्थायी रूप से बैठा हुआ है। तो इसलिए जो इंडिया की जो पूरी राह जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो कलेक्टिव रूप से जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको अगर हम कलेक्टिव रूप से अगर हम उनकी पावर को देखें तो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अपने देश के हित के लिए और इंटरनेशनल पीस को कायम करने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति जनित मंदी के क्या कारण हैं और स्टैगफ्लेशन के विभिन्न प्रभावों पर भी चर्चा करें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर स्टैगफ्लेशन होता क्या है, मतलब कि स्फीति जनित मंदी होती क्या है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होती है, और बेरोजगारी दर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। उच्च मुद्रास्फीति, निम्न आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी वाली स्थिति को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है स्टैग्नेंट,
ठीक है। स्टैग्नेंट मतलब होता है ठहराव और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। तो जो जब इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कि जब कुछ समय के लिए ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब जो सामान की जो वैल्यू होती है, जो कॉस्टिंग होती है, प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो हम उसको इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि आर्थिक विकास में कमी आ जाती है, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन 1960 तक ये माना जाता था कि ऐसी स्थिति जो है वो कभी आ ही नहीं सकती है, एक इम्पॉसिबल सी कंडीशन है, क्योंकि जो फिलिप्स कर्व है वो हमें इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व जो है वो हमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो है वो बताता है कि इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो घटने लगेगी, ठीक है, बेरोज़गारी दर घटने लगेगी। और अगर इन्फ्लेशन कम है तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो बढ़ेगी। तो अभी तक माना जाता था कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती, लेकिन जो हम लोग स्टैगफ्लेशन देखते हैं इसमें जो है हाई इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें शो कर रहा है, लेकिन फिलिप्स कर्व कहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट दर में कमी आएगी। इस वजह से ये माना जाता था कि ऐसी सिचुएशन कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो ऐसे क्या कारण है जिससे कि जो स्टैगफ्लेशन जो है वो जो है उस स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जबकि जो इन्फ्लेशन होता है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। माना जाता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वहाँ के आर्थिक विकास के लिए। और अगर आर्थिक विकास होगा तो जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक विकास जो है वो कम है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, किन कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, अब एक नज़र हम उस पर डाल लेंगे। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला जो कॉज है वो है इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। तेल की कीमतों में वृद्धि जब आ जाती है तो भी हमें स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि अगर जो तेल के दाम में अगर वृद्धि होगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा उनकी जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा लागत आएगी, जिसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट अगर इंक्रीज़ होगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी भी जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जब जितने भी उत्पादन हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो है दाम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण भी स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार की खराब नीतियों के कारण भी जो है कई बार हमने देखा है कि स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो कि लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए हतोत्साहित करती हैं, उनको डिस्करेज करती हैं कि वो और ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से जो आउटपुट है, जो सप्लाई चेन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है। और प्रोडक्ट्स जब बनेंगे ही नहीं और डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है जो प्राइसेस हैं उसके शूटअप हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के। तो इस वजह से भी जो हमें स्टैगफ्लेशन जैसी जो स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। इस वजह से ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। सप्लाई शॉक की वजह से भी ऐसा कई बार देखा गया है। सप्लाई में अचानक से कमी आ जाना और जो सप्लाई में अगर अचानक से कमी आ जाती है जिससे कि अगर जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पाते, तब भी जो है जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कुछ ही गुड्स के पीछे भाग रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर गुड्स कम है और उसके ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इन्फ्लेशन जो है वो राइज होगा, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो लोगों की डिमांड या फिर हम कह सकते हैं डिमांड पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे कि महंगाई दर जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगी।
इसके बाद हम देखते हैं इनसफिशिएंट डिमांड, अपर्याप्त मांग के कारण भी कई बार हमने देखा है कि ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इससे पूरी इफेक्ट होती है। जब डिमांड नहीं होगी तो जो कंपनीज जो प्रोडक्ट्स को बना रही हैं वो प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, जिससे कि अगर फैक्ट्रीज में काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर सीधा सीधा हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट रेट, करों और ब्याज दर में वृद्धि। अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो जितने भी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं तो वो लोग जो है लोन नहीं लेंगे, कैपिटल और ज़्यादा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे कि पूरा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो जो आम जनता है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो टैक्सेस में अगर दे देगी तो उनके पास जो हाथ में जो उनके पैसा होगा वो बहुत कम होगा, और अगर उनका हाथ में पैसा कम होगा तो वो सीधा उनकी डिमांड पर इफेक्ट डालेगा। अगर उनकी कम डिमांड होगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगी। तो अगर किसी देश में किसी इकोनॉमी में अगर टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उससे भी स्टैग्फ्लेशन जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। धन की आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी हैं वो उसको कंट्रोल करने में उनकी नाकामी देखी जाती है, जिससे कि जो है प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा राइज हो जाते हैं। अगर मार्केट में और लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ों के प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इन्फ्लेशन अगर हाई होगा तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति। अगर सामाजिक अशांति है, अगर किसी देश में वहाँ पे सोशल अनरेस्ट है तो वहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा कतराएंगे। जो एफडीआई जो उनके देश में आता था वो नहीं आएगा कि अगर वहाँ पे सोशल अनरेस्ट है। तो इस वजह से भी अगर सामाजिक अशांति है तो इससे भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, लोगों की डिमांड पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे कि स्टैग्फ्लेशन जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियों में बार बार बदलाव अगर देखा जाता है तो उससे भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर बहुत ज़्यादा जो लेबर मार्केट या गुड्स मार्केट को अगर रेगुलेट करती है तो भी जो है जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउस होते हैं, वो जो हैं काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज होते हैं। जो लेबर को बहुत ज़्यादा अगर उनको रेगुलेट किया जाएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो अपनी फुल कैपेसिटी, फुल प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाते, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो पूरा जो प्रोडक्शन लेवल है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर अगर हाँ, ये तो हमने देख ली कॉजेज़, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक किसी इकोनॉमी पर। तो अगर हम बात करें तो किसी भी देश के लिए वो वहाँ के जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रिडक्शन देखा जाता है, जीवन स्तर में कमी आती है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी, जिस तरीके से अगर वो 10 रुपये में अगर 5 सामान खरीद सकते थे तो आज वो 10 रुपये में 2 सामान खरीद सकेंगे। तो उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे बहुत बुरा असर पड़ता है। अफेक्ट्स पीपल्स इनकम, लोगों की आय को प्रभावित करता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो जो लोगों की आय है, उन इनकम है, वो बढ़ेगी नहीं। और कई बार तो ये भी देखा गया कि जो कंपनीज जो होती हैं वो ले ऑफ कर देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जब बेरोज़गारी दर बढ़ेगी तो भी उनके इनकम पर सीधा सीधा अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पीपल की जो इनकम है उस पर बहुत बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो हमारी जो हमारी करेंसी होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम 5 सामान अगर 20 रुपये में खरीद रहे थे तो आज हम 20 रुपये में केवल 3 ही सामान खरीद पाएंगे। तो इस वजह से जो मुद्रा का जो मूल होता है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। मे लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि
क्योंकि ऐसी स्थिति से उबरने के लिए कई बार सरकार क्या कहती है, बहुत सारे मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस देती है, जिससे कि लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आता है उस आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए। तो लोगों के पास जब हाथ में पैसा आता है तो इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा उससे भी राइज हो जाता है। तो ये एक विशियस सर्कल है जो कि जिसको कि तोड़ पाना जो है वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक जटिल आर्थिक स्थिति है, और जहाँ पे कि विकास दर तो थम जाती है और महंगाई भी बढ़ती है, और उत्पादन और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, डिमांड को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को बढ़ाया जाता है, और जो सरकार जो है वो कई तरीके से अपने जो उनके जो अपने जो उनके खर्चे हैं, फिस्कल स्टिमुलस जो हैं उसको करती है, अपनी खर्चे को बढ़ाती है, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनके हाथों में पैसा आ सके। लेकिन ये सब करने के लिए जो है मनी सप्लाई जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि जो है इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है, और इस विशियस सर्कल को तोड़ पाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है, फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस लोगों के हाथों में और पैसा आ जाता है, और इस स्थिति को और ज़्यादा बुरा कर देता है, इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद हम देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ फ्यू कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, ऑयल एट्सेट्रा। कुछ वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे कि सोना है, तेल है। लोग जो हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड करने के लिए कुछ नहीं है तो वो जो है सोने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनके जो है मूल्य वृद्धि बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आर्थिक मंदी चल रही है तो काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं वो शट डाउन हो जाती हैं, और या फिर जो कंपनीज होती हैं जब उनका प्रोडक्शन लेवल उतना हाई नहीं होता इनसफिशिएंट डिमांड के कारण, तो वो बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देती हैं, निकाल देती हैं, नौकरी से निकाल देती हैं। तो इस वजह से जो बेरोज़गारी दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमने देखा कि क्या क्या इम्पैक्ट थे। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो कि क्या इंडिया भी स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति से गुजर रहा है। तो इंडिया के अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि इंडिया में स्टैगफ्लेशन जैसी कॉजेज़ की क्यों आई, या फिर हम पहले देखते हैं कि क्या इंडिया की एक्चुअली में अभी स्थिति क्या है। तो इंडिया की अगर हम देखें तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 15 साल में इस टाइम सबसे लो चल रही है। ये छठे कंसेक्यूटिव क्वार्टर में जो है इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो रही है। ठीक है, 15 सालों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया में देखी जा रही है। और इसके बाद हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाई है, 6.1% है, जो कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम कहें तो एनएसओ के सर्वे के मुताबिक हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन है वो पिछले 4 दशकों में सबसे कम है इस समय में। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है डिमांड्स कम है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है इंडिया की। एनपीए को अगर हम देखें तो एनपीए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो भी इंडिया के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो आर्थिक विकास है उस पर सीधा असर पड़ता है। तो इस वजह से जो इंडिया की जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन जैसी ही है। और इंडिया में ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, इसके भी कई सारे कारण हैं। हम जैसे कि देखते हैं कि सरकार की जो कुछ नीति थी, डिमोनेटाइजेशन है, या फिर जो जीएसटी लेकर आया गया है, इसके बाद से जो है जो बाज़ार में है वो बहुत ज़्यादा मंदी देखी गई है, लोगों की डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, लोगों के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इस वजह से भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो हमारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हाँ, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। ग्लोबल डिमांड ड्रॉप होगी तो जाहिर सी बात है जो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो है उसका सीधा असर किसी भी इकॉनमी पे पड़ेगा, और उसका असर हमें इंडिया पर भी देखने को मिलता है। कुछ पॉलिसी इश्यूज़ भी हैं जो कि सीधा जो है कंपनीज़ पर, उनके बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो जैसे कि BS6 नॉर्म्स को लेकर आ रहे हैं सरकार, तो उसके लिए जो बहुत सारी कार्स ऐसी हैं जो कि पिछले स्टॉक में थी वो अब नहीं बिक पा रही हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इन सब कारणों से भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में डालने के लिए, अपने कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं, जिससे कि स्टैग्नेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो रही है। तो ये हमने इंडिया की बात की है। तो इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। तो अगर हम कहें तो कि आरबीआई जो है वो प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे कदम उठाती है। मॉनेटरी पॉलिसी, रिसेशन होता है तो वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर देती है, जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए हाथ में। कंपनीज़ जो हैं ज़्यादा लोन लेकर जो हैं अपने फर्म्स में, अपनी बिजनेस में इन्फ्यूज़ कर सकें, जिससे कि डिमांड को बढ़ाया जा सके। लेकिन यही अगर इन्फ्लेशन वाली स्थिति होती है तो वहाँ पे जो है आरबीआई जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा देती है, जिससे कि लोगों के हाथ से पैसा जो है वो निकल जाता है। तो मनी सप्लाई को कम कर या ज़्यादा करने के लिए उनको ज़रूरी है कि जो आरबीआई जो है इसका एक बैलेंस बना के चले, जिससे कि ग्रोथ भी हो और इन्फ्लेशन दर पर भी बहुत हद तक काबू पाया जा सके। और अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हो तो ठीक है, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर होगा तो वो इकोनॉमी के लिए जो है वो बहुत ही ख़राब स्थिति होती है। और इसके साथ साथ चाहिए कि जो सरकार है हमारी वो लेबर मार्केट को, गुड्स मार्केट को थोड़ा सा उसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसको और अच्छे से यूज़ किया जा सके और जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सके अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अगर हम बात करें कि क्या इंडिया एक्चुअली में स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति से गुजर रहा है, तो इसके लिए अभी कुछ भी कह पाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हम मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रही है, लेकिन ये ग्लोबल अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे ही ऐसा हो रहा है, तो जिसका असर इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। और इन्फ्लेशन रेट जो है अगर वो हाई है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो मानसून ख़राब होने के कारण जो है फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और अगर हम फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल को निकाल दें तो हम देखते हैं कि जो पूरा जो इन्फ्लेशन जो हमारा रेट है वो जो आरबीआई चाहता है वो वैसा ही चल रहा है। तो इस वजह से अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि क्या इंडिया एक्चुअली में स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली है स्टैगफ्लेशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेपर नंबर 4 की, और क्वेश्चन है what is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest? जनहित से क्या अभिप्राय है? सिविल सेवकों द्वारा सार्वजनिक हित में किन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए? तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, या फिर हम हिंदी में बात करें तो जनहित, और जनहित का मतलब है लोगों का कल्याण। तो किस तरीके से जो है सरकार जो है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर सरकार जो है वो किस तरीके से जो है काम करे, अपनी योजनाएं बनाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनके हित के लिए काम करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँच सके। तो उसी को हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। कि जब भी कोई कार्य किया जाए या फिर जो कोई भी योजनाएं बनाई जाएँ, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स का काम होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, तो अपनी पॉलिसी को किस इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो अभी लोग जो है वो टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, तो उस टैक्सेस के पे से डेवलपमेंट का काम होता है। तो उस डेवलपमेंट को उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किस तरीके से करना है, क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, इसको स्कूल्स के लिए प्रायोरिटाइज़ करनी है, या फिर हॉस्पिटल्स बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, कहाँ कहाँ पे बनानी है। तो इस तरीके से उस चीज़ों को जो है पॉलिसी को पूरी फॉर्मुलेट करें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको उस तरीके से उसको एम करें, ताकि इससे ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हम काम कर सकें। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है तो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, जो सीमित संसाधन है उसको किस तरीके से एलोकेट किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके।
अगर हम इसके और एग्जांपल्स की बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जब सरकार काम करती है तो उससे भी लोगों का वो भी एक तरीका का लोगों का वेलफेयर होता है। तो इसके हम एग्जांपल इसमें भी देख सकते हैं। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है सरकार, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इसमें क्या करती है, इसमें सरकार जो है देखती है कि किस तरीके के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करने की, ताकि जो लोगों की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके, उनको अच्छे से अच्छा खाना मिल सके, उनको भरपेट खाना मिल सके, फूड सब्सिडी दी जाती है पीडीएस सिस्टम के द्वारा, उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और जैसे आयुष्मान भारत है, एलपीजी सब्सिडी है, मिड डे मील स्कीम है। तो इससे जो लोगों का कल्याण के लिए जो बहुत सारा कार्य किया जाता है, तो सिविल सर्वेंट्स को चाहिए कि बहुत सारी बातें जो हैं ध्यान में रखें जब भी वो कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय सिविल सर्वेंट्स, मतलब कि सिविल सेवकों द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं। तो अगर हम इससे पहले बात करें तो वो है कंप्लायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुपालन। जितनी भी बातें संविधान में कही गई हैं, सिविल सर्वेंट्स को ज़रूरी है कि उसको ध्यान में रख के ही कोई भी कार्य करें। जितने भी प्रियम्बल के आइडियल्स हैं उसको ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए। तो तभी जो है संविधान को जो है आप जो रूल ऑफ लॉ है हमारा, उसको जो है आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ठीक ढंग से। पारदर्शिता होनी ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके कार्यों में, क्योंकि तभी अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग करप्शन का वहाँ बीज बोते हैं। या फिर देखते हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो लोग बहुत बार होते हैं अटकलें भी लगाते हैं कि यहाँ पे इसने करप्शन किया होगा। तो इस तरीके से जो है लोगों की और विश्वास बनाने के लिए जो पूरी जो कार्य प्रणाली है उसको उसमें पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो लोगों को कि जो कार्य जो भी कार्य किया जा रहा है वह सही दिशा में किया जा रहा है कि नहीं, वह लोगों को हित के लिए किया जा रहा है कि नहीं। इसके बाद हम देखेंगे सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब भी आप किसी सर्विस में होते हैं तो वहाँ के अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत से नियम कानून होते हैं, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सेवा के जो नियम होते हैं, जो भी जहाँ पे आप जिस भी पोजीशन में हैं उसमें जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम फोर्थ देखेंगे तो इम्पार्शियलिटी है, निष्पक्षता से सिविल सर्वेंट्स को काम करना चाहिए। उन्हें किसी एक विशेष वर्ग का जो है वो विशेष वर्ग को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उस विशेष सेक्शन ऑफ पीपल के लिए उन्हें काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जनहित के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोई भी फाइनेंशियल फेवर्स नहीं लेना है, किसी से दूसरी तरीके का फेवर्स नहीं लेना है कि आपने कोई एसेट्स ले लिए, गाड़ी ले ली, या फिर आपने घर के अपने नाम करा लिया। तो इस तरीके बिना किसी फेवर के लिए जो है अपनी पूरी सत्यनिष्ठा और ऑनेस्टी से जो है वहाँ पे काम करना चाहिए हमें। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब समानता का सिद्धांत। सभी जितने भी जो लोग हैं, पूरे जितने भी वहाँ के लोग हैं, उनको एक ही नज़र से देखना चाहिए। किसी विशेष वर्ग को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं तो उनकी भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई निर्णय ले रहे हैं, जब भी आप कोई योजना बना रहे हैं, तो उनकी भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ की आप सहायता ले सकते हैं जो कि समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और उनके विचार, उनके ओपिनियंस जानने के बाद ही आप जो है कोई भी डिसीजन या फिर हम कह सकते हैं नतीजे पर पहुँचें। तो जो है यहाँ पे जो है एक जो लोगों का विश्वास जो है वो सरकार पर बना रहता है। पूरी सत्यनिष्ठा और इंटीग्रिटी और ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी से काम करना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो सरकार या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उनका काम होता है लोगों की लाइफ को इजी बनाना। तो इस तरीके से अगर वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के कार्य करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो जो है लोग भी खुश रहेंगे और उनका विश्वास जो है वो सरकार के प्रति बना रहेगा। सो ये हमने पूरा फोर्थ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है।